हेलो भाई, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर करा रहा हूँ 3 और 3 का मैंने पार्ट 1 करा दिया है और अब ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। आपके सामने मैंने शायद आई थिंक मुझे याद है, जब और आपको भी याद ही होगा, मैंने पहले पार्ट में आपको ईडीएम वॉइस करा दिए थे और नरेशन करा दिए थे, ठीक है ना। अब कराता हूँ ईडीएम, और ईडीएम के बाद में सबसे ज़्यादा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोज टेस्ट। उसके बाद क्लोज टेस्ट कराऊंगा इनके बाद में। तो देखो, ईडीएम आपके सामने लिखे हुए हैं 2, इनका आंसर करने को थोड़ा ज़रा कोशिश करो। इसमें अगर आपको, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ और आपको दिख रहा होगा यहाँ तक वीडियो, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और पॉज करने के बाद में इनका आंसर में कमेंट करना है, ठीक है। तो ज़रा करने की कोशिश करो। अगर किसी का भी आंसर आपको पता है तो आपको मैं कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिख रहा होगा पहला ईडीएम क्या है आपके सामने, टू मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है ना। टू मेक बोथ एंड मीट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, तो थोड़ा बताने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्या है टू मेक बोथ एंड मीट। तो इसका मतलब जो होता है हिंदी में, इसको कहते हैं, मतलब मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। तो मतलब होता है कि इतना कमाना, ठीक है ना, इतना कमा लेना जितना कि आप सर्वाइव कर सको, ठीक है ना। इतना कमा लेना जितना कि आप सर्वाइव कर सको। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, देखो पहला ऑप्शन है हमारा आपके सामने, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, ठीक है ना। यानी ऐसे झगड़े जो आपके पास्ट में हो चुके हैं उनको भूल जाना, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब है इतना कमाना जितना कि आप लाइफ में सर्वाइव कर सको। गॉट इट। सेकंड ऑप्शन है डिसगस्टेड, ये भी नहीं हो सकता, ये घिनौना होता है डिसगस्टेड, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब अगला है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अर्न इनफ टू सर्वाइव, यानी इतना कमाना जितना कि आप सर्वाइव कर सको। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा मैच हो रहा है वह है ऑप्शन सी, अर्न इनफ टू सर्वाइव, यानी इतना कमा लेना जितना कि आप सर्वाइव कर सको। और ऑप्शन डी है हमारा इवेंचुअली, ये तो कोई मतलब है नहीं, इसका तो नॉनसेंस है। पहला क्वेश्चन की इसकी सेंस क्या थी, टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी लाइफ में इतना कमाना जितना कि आप सर्वाइव कर सको, ठीक है ना। अब इसका जो आपको इसका थोड़ा मीनिंग देखना है, इसका मीनिंग आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, अर्न इनफ, यानी इतना कमाना, ठीक है ना, इतना कमाना जितना कि आप सर्वाइव कर सको। गॉट इट। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर, ये क्या है, बरी द हेड चैट, ठीक है ना। बरी द हेड चैट, यानी तो आपके जो भी, जिसका जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला था, यानी फॉरगेट पास्ट क्वेरल, जो भी आपके झगड़े हो चुके हैं उसको भूल जाना। इसका जो ईडीएम बनता है, ठीक है ना, इसका जो ईडीएम बनता है उसको बोलते हैं बरी द हेड चैट। गॉट इट। बरी द हेड चैट। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉरगेट द पास्ट क्वेरल्स। अच्छा, इन शॉर्ट क्या होता है, और एक है डिटेल्स। तो डिटेल्स होता है, इसका जो ईडीएम आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होता है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही गहराई से जान लेना, ठीक है ना, यानी किसी भी चीज़ को डिटेल में जान लेना। इसका जो ईडीएम होता है इन्स एंड आउट्स, इसका जो मीनिंग होता है इसको बोलते हैं डिटेल्स। गॉट इट। अब ये है अ शॉर्ट डिस्टेंस। मैंने आपको शायद प्रैक्टिस सेट नंबर आपको मैंने 2 कराया था, उसमें भी ईडीएम शायद आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी एक हाथ की दूरी पर, इसको बोल सकते हैं इन शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब होता है एक हाथ की दूरी पर। ये 2 ईडीएम हो गए। पहला क्या था, टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी लाइफ में इतना कमाना जितना कि आप सर्वाइव कर सको। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। हमारा पहला ऑप्शन कट। फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स क्या होते हैं, ये होते हैं बरी द हेड चैट, जो भी आपके झगड़े हैं उसको दफना देना। बरी का मतलब होता है दफना देना, ठीक है ना। हेड चैट, जो भी आपके झगड़े हो चुके हैं उसको दफना देना, यानी भूल जाना किसी भी चीज़ को। फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, ये ठीक है। 2 ईडीएम मैंने आपको यहाँ पर करा दी हैं, इसको थोड़ा रफ करता हूँ मैं। अब आगे देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा ज़रा। अब दोस्तों, मैं इसके बाद में आपको करा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम कह सकते हैं क्लोज टेस्ट, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट मैं आपको कराता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब मैंने आपके सामने लिख दिया क्लोज टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। तो होता क्या बेसिकली कि क्लोज टेस्ट में ना, आपके जो भी आपको क्लोज टेस्ट आएगा, ये आपको दे सकता है क्लोज टेस्ट, ये दे सकता है आपको पैसेज। जब पैसेज क्या होता है, देखो पैसेज में आपको पहले समझिए क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में क्या है, देखो यहाँ से कुछ वर्ड कर दिए मिसिंग, ठीक है ना, यहाँ से कुछ वर्ड डिलीट कर दिए हैं एग्जामिनर ने यहाँ से, तो इसको बोल देते हैं क्लोज टेस्ट। मतलब जिस भी पैसेज में
कुछ उसमें से वर्ड जो थोड़े मिसिंग कर दिए जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं बीच में से, वहाँ पर क्लोज टेक्स्ट हो गया। अगर बात करूँ पैसेज की, तो पैसेज में क्या होता है, ये सारे के सारे वर्ड ना जो भी आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं, ये सारे के सारे ऐसे दे देगा और फिर आपको उसमें से क्वेश्चन छांटने होते हैं, ठीक है ना। पैसेज में आपको थोड़े से क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसमें जो सबसे ज़्यादा सुटेबल जो स्टेटमेंट होगी वो आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसका राइट आंसर। तो अब देखो बेसिकली यहाँ पर क्लोज टेस्ट है। ये मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। आपको पहले देखो क्लोज टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आपको आपकी ग्रामर, ठीक है ना, आपकी ग्रामर, वोकैब और आपके रीडिंग स्किल्स, ठीक है ना। ग्रामर, वोकैब और रीडिंग स्किल्स, अगर ये आपके तीनों बिल्कुल कॉम्बिनेशन ठीक है ना इनका, ग्रामर का और आपका वोकैब का और रीडिंग का, अगर आपको रीडिंग अच्छी आती है इंग्लिश की तो आपको, और आपकी वोकैब ठीक है तो आप उसको आसानी से कर लोगे। इसमें कोई देखो इतने टफ वर्ड नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड है सारे के सारे, आपको इसका मीनिंग पता ही होगा जितने भी वर्ड है सारे ये। तो आप तो इसको करने की कोशिश करो थोड़ा सा ज़रा। आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको इतना तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इन वर्ड का जो मीनिंग है ये क्या हो सकता है, और आपकी ग्रामर ठीक है तो आप आसानी से कर लोगे। अब मैं देखो सबसे पहले आपको एकदम ओवरव्यू पढ़ना सारा का सारा क्लोज टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले सारा का सारा क्लोज टेस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा ओवरव्यू के लिए, कि बात किस चीज़ की चल रही है, ठीक है ना। बात यहाँ पर किस चीज़ की चल रही है आपको थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि मालती हैड टू वेट लॉन्ग टू सी हर सन, सी हैड वर्कड हार्ड टू सी क्लोज, यहाँ पर आपको दे जाएगा खालिस्तान, हर हस्बैंड्स लास्ट विश दैट अभिक शुड हिज हायर एजुकेशन एट कैम्ब्रिज, अभिक टू बी मेरिटोरियस एंड हार्ड वर्किंग एंड हैड सिक्योर्ड अ सीट मेकिंग एंड्स मीट वॉज एंड अ ट्रिप बैक होम इन द वैकेशन फॉर द मदर एंड सन। ठीक है, आपने इसको पढ़ लिया है। अब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें बात किस चीज़ की चल रही है। देखो इसमें बात चल रही है कि एक तो मालती है, ठीक है ना, मालती है, उसका हस्बैंड है और उसका एक सन है, ठीक है ना, उसका एक सन है। यहाँ बात चल रही है 3 जनों की। आपने पैसेज ये क्लोज टेस्ट पढ़ा और थोड़ा सा आपने यहाँ से ओवरव्यू ले लिया कि यहाँ पर बात चल रही है मालती की, उसके हस्बैंड की और उसके बेटे की, 3 जनों की बात चल रही है। तो उसमें बात है क्या, देखो यानी मालती हैड टू वेट, यानी मालती जो है लंबे समय से इंतजार कर रही है अपने बेटे का। अच्छा है, सी हैड वर्कड हार्ड, की वह कठिन परिश्रम करे, और उसके जो हस्बैंड की जो लास्ट इच्छा थी वो क्या थी, अभिक शुड हिज हायर एजुकेशन एट कैम्ब्रिज, यानी अभिक जो है वो एक अपनी हायर एजुकेशन कर ले, कहाँ से, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ से। फिर क्या है, अभिक टू बी मेरिटोरियस, यानी मेरिटोरियस का तो मीनिंग होता है यहाँ पर, वो होता है गुणवान। यहाँ पर मेरिटोरियस है, देखो एक ये वर्ड मिल गया वोकैब का। अगर आपकी वोकैब ठीक है, अगर आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप आसानी से इसका और भी जो आपकी जो बचा है स्टेटमेंट उसका आंसर कर लोगे आप। इसका जो मीनिंग होता है उसको बोलते हैं गुणवान, ठीक है ना। तो अभिक जो है टू बी मेरिटोरियस, यानी गुणवान बन जाए, एंड हार्ड वर्किंग, को कठिन परिश्रम करके, सी हैड अ सिक्योर्ड अ सीट, यानी एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर थोड़ी सी मतलब अपनी हायर एजुकेशन कर ले, ठीक है ना, मेरिटोरियस गुणवान बन जाए और कठिन परिश्रम करने के बाद में इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अपनी सीट सिक्योर कर ले, ठीक है ना। मेकिंग एंड्स मीट वॉज एंड अ ट्रिप बैक होम इन द वैकेशन फॉर द मदर एंड सन, गॉट इट। अब यहाँ पर बात क्या चल रही है, मेकिंग एंड मीट्स, ठीक है ना, एंड अ ट्रिप, यानी अपनी अपनी जो सीट है उसकी सीट एक सिक्योर्ड करने के बाद कहाँ पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वो अपनी फिर उसके बाद में जो क्या होगा, किसकी एक ट्रिप होगी, यानी उसको छुट्टियां मिलेंगी। फिर उसके बाद में वो घर आकर के अपनी माता से मिल सकता है, ठीक है ना। आपको इसका मीनिंग यहाँ पर चल गया पता। अब देखो उसका क्वेश्चन करने की थोड़ा कोशिश करते हैं। पहला क्या है, देखो मालती हैड टू वेट लॉन्ग टू सी हर सन, यानी मालती जो है अपने बेटे का एक लंबे समय से इंतजार कर रही थी। सी हैड वर्कड हार्ड, कि वह कठिन परिश्रम कर रहा था, टू हर हस्बैंड्स लास्ट विश। अच्छा, आपको थोड़ा विश देखने के बाद में, ठीक है ना, यहाँ पर यह कंजंक्शन आ गया, पहले स्टेटमेंट यहाँ तक हो गई। अब इसको यहाँ से लेकर के इसका थोड़ा मीनिंग निकालने की थोड़ा कोशिश करो। सी हैड वर्कड हार्ड, यहाँ पर क्या आएगा पहले में, तो पहले का ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पहले एक बार पढ़िए क्या है। देखो पहला है फिनिश, ठीक है ना, फिनिश, परफॉर्म, अगर आपको इनके मीनिंग पता है तो शायद आप कर लोगे। फुलफिल, प्रोड्यूस,
अच्छा, जो विश होती है, जो आपकी इच्छा होती है, उसको क्या फिनिश किया जाता है? गलत। उसको क्या परफॉर्म किया जाता है? ये भी गलत। जो इच्छा होती है उसको फुलफिल किया जाता है, ठीक है ना। जो आपकी इच्छा होती है उसकी, यानी जो मालती है, मालती के लिए यहाँ पर सी यूज हुआ है, तो यह बात कैसे चल रही है? मालती की। यहाँ पर बात चल रही है मालती की। मालती हैड वर्कड हार्ड टू फुलफिल, ठीक है ना, टू फुलफिल हर हस्बैंड्स लास्ट विश, यानी उसके हस्बैंड की एक अंतिम इच्छा थी कि उसका जो लड़का है अभिक, वो एक हायर एजुकेशन कर ले। कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो विश होती है ना, जो आपकी विश होती है उसको हमेशा फुलफिल किया जाता है, ना कि फिनिश किया जाता है। फिनिश होता है किसी चीज़ को कंप्लीट करना, पूरा करना। परफॉर्म क्या होता है? किसी चीज़ का मतलब आगमन करना। फुलफिल क्या होता है? किसी की इच्छा को पूरी करना। क्या होता है? पूरा करना। जो आपकी विश होती है ना उसको फुलफिल किया जाता है हमेशा। प्रोड्यूस, इसकी कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर पहला जो आपके फिलअप में आ गया वो आ गया आपका फुलफिल। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। आगे है कि दैट अभिक शुड हिज हायर एजुकेशन एट कैम्ब्रिज। यहाँ पर ये सेंटेंस ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ? सेकंड वाले में पहला है अप्रोच, परस्यू। अच्छा, अभिक को शुड माने चाहिए, हिज हायर एजुकेशन एट कैम्ब्रिज, उसको अपनी हायर एजुकेशन करनी चाहिए। तो आपको अगर इसका मीनिंग पता है ना, परस्यू का, परस्यू होता है जारी करना, जारी रहना। सारा खेल इसमें आपका वोकैब का ही है, सारा खेल आपका वोकैब का। देखो, अगर आपको वोकैब आपकी ठीक है तो आप कर पाओगे। अप्रोच होता है पहुंचना, यानी इसकी कोई सेंस नहीं है। अभी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन करनी चाहिए, यानी परस्यू होता है जारी रखना, उसको जारी रखना चाहिए आपकी, उसको अपनी एजुकेशन जारी रखनी चाहिए। डिलीट क्या होता है? आपको पता ही है, डिलीट करना है किसी वर्ड को। प्रोवाइड करना क्या होता है? किसी बांटना। तो यहाँ पर इसकी तो कोई सेंस है नहीं, इलॉजिकल सेंस आ रही है सारी की सारी। तो आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब देखते हैं तीसरा। पहले में आ गया फुलफिल, यानी उसको उसके हस्बैंड की जो इच्छा थी उसको उसने फुलफिल किया, और अभिक को जारी रखनी चाहिए अपनी एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। अब तीसरा है, देखो, अभिक यहाँ पर फिलअप टू बी मेरिटोरियस एंड हार्ड वर्किंग एंड हैड सिक्योर्ड अ सीट। यहाँ एक सेंटेंस हो गया। अब देखो इसमें क्या आएगा? अभिक, पहले उसके ऑप्शन पढ़ो। पहले में है प्रूव करना चाहिए, हैड बीन। अब देखो यहाँ पर आपका खेल है सारा ग्रामर का। यहाँ पर आपकी वोकैब चेक करी थी एग्जामिनर ने, पहले में, दूसरे में। तीसरे में एग्जामिनर चाह रहा है कि आपकी वोकैब भी चेक करना चाह रहा है वो। तीसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की। देखो, प्रूव क्या होता है? सिद्ध करना। तो मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप ये बताओ मुझे, यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई है? हैड टू है, पास्ट की बात चल रही है। यहाँ पर भी हैड वर्कड है। अगर आपको एक बार क्या है, अगर आप पूरे के पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लोगे ना, तब भी आप आंसर कर पाओगे। क्या? हैड बात चल रही है पास्ट की, ठीक है, पास्ट की बात चल रही है। तो पास्ट का सिर्फ इसमें एक ही स्टेटमेंट है, वो भी ऑप्शन बी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा? हैड बीन, ठीक है ना। बात चल रही है पास्ट की, यहाँ पर देखो प्रेजेंट की बात नहीं चल रही, फ्यूचर की बात कुछ नहीं चल रही यहाँ पर। तो ये भी गलत हो गया। इज प्रोवाइडिंग, इसकी कोई बात नहीं चल रही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात चल रही है यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट की। यानी अभिक शुड, यानी उसको कौन सी है? अभिक टू बी मेरिटोरियस, यानी अभिक को गुणवान होना चाहिए था। एंड हार्ड वर्किंग, को कठिन परिश्रम करना चाहिए था। एंड हैड सिक्योर्ड अ सीट, और एक देखो यहाँ पर भी हैड का यूज़ हो रहा है, उसको एक सीट सिक्योर कर लेनी चाहिए थी। यानी बात चल रही है पास्ट की। तो हम हमेशा पास्ट की बात चल रही है, तो हम ये इस वाले क्लोज टेस्ट में भी क्या लिखेंगे? हैड बीन। तीसरा है ना, हैड बीन टू बी मेरिटोरियस, उसको गुणवान होना चाहिए था। एंड हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करते हुए, और उसको एक सीट सिक्योर कर लेनी चाहिए थी। बात चल रही है पास्ट की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा भी हो गया। अब देखो यहाँ पर है फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? यहाँ से देखो, मैकिंग एंड्स मीट वॉज हैड अ ट्रिप बैक होम इन द वैकेशन फॉर द मदर एंड सन। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? देखो, मैकिंग एंड मीट्स, इसका जो मतलब होता है एक ईडियम की तरह यूज़ होता है। इसका मतलब होता है किसी तरह से, किसी तरह से। अगर आपको थोड़ी वोकैब की नॉलेज है तो आप आसानी से कर पाओगे। मैकिंग एंड मीट्स, किसी तरह से। वॉज एंड, अब तो वहाँ पर क्या क्या आएगा? पहले वाले में है सर्व, डिफ़िकल्ट,
इंस्पायरिंग, वर्थी। पहला वाला कट हो गया, किसी कोई सेंस नहीं आ रही है। डिफ़िकल्ट क्या होता है, देखो डिफ़िकल्ट होता है कठिन, उसे किसी तरह से वॉज डिफ़िकल्ट यानी कठिनाइयों से उसको लड़ना पड़ेगा। उसके बाद में जब उस सीट अपने सिक्योर्ड कर लेगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, उसके बाद वो ट्रिप पर आ सकता है और अपनी माता से मिल सकता है। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट की सेंस आ रही है हमेशा। इंस्पायरिंग मतलब ये तो कोई सेंस है नहीं इंस्पायरिंग की। इंस्पायरिंग होता है किसी को प्रसन्न करना, ठीक है ना, इंस्पायरिंग किसी को प्रसन्न करना, तो उसकी सेंस तो लॉजिकल है। वर्थी यानी कोई सेंस नहीं है, तो उसको राइट आंसर होगा क्या होगा, बी, डिफ़िकल्ट। गोट इट। 5वां क्वेश्चन देखो, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका क्रॉस टेस्ट का, 5वां है। यहाँ पर क्या आएगा इस वाले में, फॉर द मदर एंड सन, अनकम्फर्टेबल, अनब्रेकेबल, अनअफोर्डेबल या अनकाउथ। चलो इसका आंसर बताइए क्या है, इसका राइट आंसर होने वाला है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अगर आपको शायद दिख रहा हो तो आप बताइए जल्दी ज़रा इसका आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अनअफोर्डेबल। गॉट इट। अच्छा, अनकंफर्टेबल क्या होता है, अनकंफर्टेबल देखो कंफर्ट क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आसानी से रहते हो। कंफर्ट लाइफ जिसे कहते हैं, कंफर्ट लाइफ जीते हो, बहुत ही मतलब ऐसी लाइफ जिसमें किसी को कोई झंझट वंझट ना हो, कोई टेंशन वगैरह ना हो, उसको बोलते हैं कंफर्ट। अनकंफर्टेबल जब यहाँ पर अन लग जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, तो ये रूट वर्ड की तरह भी यूज़ होगा। और अन का जो मीनिंग आता है वो आता है निगेटिव में, यानी नॉट अनकंफर्टेबल। अनब्रेकेबल इसकी कोई सेंस नहीं है। अनकंफर्टेबल यानी यह है अनअफोर्डेबल, यानी जो वहाँ का जो मतलब उसको जब वैकेशन से जब वो घर पर लौट कर आएगा तो अनअफोर्डेबल होगा, यानी उसको जो पैसे की बात चल रही है यहाँ पर। तो घर आने के लिए फॉर द मदर एंड सन, उसके जो हस्बैंड हैं मालती के, उनके पास मतलब इतना पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाएँ, यानी अनअफोर्डेबल आता है यहाँ पर। वापस आने के लिए क्या आएगा, अनअफोर्डेबल। अनअफोर्डेबल, ठीक है ना। अनकाउथ इससे कोई सेंस नहीं है। जहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनअफोर्डेबल, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रिवाइव करके देखना है दोबारा से, ठीक है ना। तो ठीक तरह से समझ लेना है इसको एक बार। सबसे पहले देखो क्लोज टेस्ट कोई इतना कठिन होता नहीं है, अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है, वोकैब की नॉलेज है और आपके रीडिंग स्किल्स अगर आपके बेटर हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। रीडिंग स्किल्स आपके बेटर करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। देखो अगर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और आप अगर खास करके यूपी बोर्ड से हो तो आपको रीडिंग के लिए आपको न्यूज़पेपर या आपको नॉवेल्स पढ़ने ही पड़ेंगे, तब आप इसको इंप्रूव कर पाओगे। अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा इसको इंप्रूव करना, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट हो गया है, मैंने करा दिया है। अब चलो थोड़ी आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, ठीक है ना। इसको रफ करने के बाद में आगे करता हूँ। देखिए दोस्तों आगे, अब चलिए भाई, अब ज़रा आपके सामने वन वर्ड दिख रहे होंगे 3, इनको आपको थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। देखो कितने सिंपल वन वर्ड है ये, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल वर्ड में। और ये वो वन वर्ड हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना, वो हैं ये। तो पहला क्या है देखो यहाँ पर, पहला है अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, ठीक है ना। एक ऐसी जगह जहाँ पर जो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ, उनको रखा जाता है, ठीक है ना। एक ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है आपको सामने एवियरी, दूसरा है मिंट, सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्यूरेटर और आपका डी ऑप्शन है एपियरी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। और दूसरा है अ पर्सन हु कंप्लाइज डिक्शनरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को बनाता है, ठीक है ना। कंप्लाइज मतलब मिक्स करता है, बनाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं। हर क्वेश्चन के आपको सामने 4 ऑप्शंस मिलने वाले हैं एग्जाम में आपके, और चारों ऑप्शन में से आपको एक कोई चूज़ करना है जो सबसे बेटर हो, जो सबसे बेटर इसका मीनिंग दे रहा होगा। ये पहला क्या है यहाँ पर आपके सामने, अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर मक्खियों को रखा जाता है। देखो यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो पहला है आपके सामने है एवियरी। एवियरी ऐसी जगह होती है, ठीक है ना, जहाँ पर मक्खियों को रखा जाता है। तो पहली बात तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। वॉट इट। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या है, मिंट। अच्छा, मिंट का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के सामने, चारों ऑप्शन का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा। तो कितने वन वर्ड हो जाएंगे, 4 इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें, ठीक है ना। और अलग अलग इसके बहुत सारे मीनिंग हो जाएंगे। मिंट है यहाँ पर, मिंट क्या होती है, तो मिंट एक ऐसी जगह पर होती है, मिंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। अ प्लेस वेयर
कोइंस आर मेड, ठीक है ना। इसका मीनिंग हो सकता है अ प्लेस, मैं लिखता हूँ मैं, अ प्लेस वेयर कोइंस आर मेड, एक ऐसी जगह जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं मिंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं टकसाल, हिंदी में इसको बोला जाता है टकसाल, ठीक गॉट इट। अब ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर आपका, क्यूरेटर। तो जो क्यूरेटर होता है आपका, इसको बोलते हैं परीक्षक, क्या बोलते हैं इसको, परीक्षक। अच्छा, परीक्षक क्या होता है, इसको बोलते हैं अ कीपर ऑफ अ म्यूजियम बोल सकते हैं, या पिच बोल सकते हैं, म्यूजियम, ठीक है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो पिच होती है ना, जो पिच होती है, म्यूजियम होता है, उस पिच का जो निरीक्षण करता है, ठीक है ना, उस पिच का जो निरीक्षण करने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, देखो हमारे यहाँ पे ये है एपियरी, सॉरी, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ पहले क्या होगा एपियरी का। ये तो सॉरी, यहाँ पर इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर जो एवियरी होती है ना, ये होती है पक्षीशाला, इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षीशाला, ठीक है ना, पक्षीशाला। और आपको एपियरी होता है ना, देखो इसमें कितना सा डिफरेंस है, यहाँ पर बी आता है सिर्फ, यहाँ पर बी है और यहाँ पर पी है, तो यहाँ पर इसका बी और पी आने से ही इसका सारा का सारा मीनिंग चेंज हो जाता है। जो बीज होती हैं उसको रखा जाता है एपियरी में, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, एपियरी। जो एवियरी होता है ना, वहाँ पर रखा जाता है पक्षियों को, यानी अगर यहाँ पर होता वर्ड, मेरी बात पूरा ध्यान से समझने की थोड़ी कोशिश करो, यहाँ पर लिखा हुआ होता अगर वर्ड्स लिखा हुआ होता है यहाँ पर, तो उसका राइट आंसर होता एपियरी। अब यहाँ पर वर्ड्स नहीं है, क्या है यहाँ पर है बीज, जहाँ पर मक्खियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं एपियरी, मधुमक्खी शाला बोलते हैं उसको हिंदी में इसको बोलते हैं मधुमक्खी शाला। अब देखो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पहला हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ प्लेस हु कंप्लाइज डिक्शनरीज, एक ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंप्लाइज करता है यानी बनाता है। पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है कैनिबल। तो कैनिबल इसको हिंदी में बोलते हैं नरभक्षी, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में नरभक्षी, यानी एक ऐसा इंसान जो मतलब कुछ भी खा जाए, मांस वगैरह, जो सारा सब कुछ चलता है इसके लिए, ये बोलता है सब कुछ चलता है, तो उसको बोलते हैं कैनिबल। एक ऐसा व्यक्ति जो मांस वगैरह जो कुछ भी खा सकता है मांस में, ठीक है, उसको बोलते हैं नरभक्षी। तो इसका राइट आंसर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है जो डिक्शनरी को बनाता है, जो कंपाइल्स करता है, तो राइट आंसर हमारा ये नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, यह है बिब्लियोग्राफर। देखो जो बिब्लियोग्राफर है, इसको समझाता हूँ थोड़ा सा, बिब्लियोग्राफर तो ये रूट वर्ड से मिलकर बना होता है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी रूट वर्ड की नॉलेज हो, तो जो बिब्लियो का मतलब होता है, इसको बोलते हैं बुक्स, इसका मतलब होता है बुक्स, ठीक है ना। और जहाँ पर ग्राफर होता है ना, इसको बोलते हैं राइटर। तो अब आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा, ठीक है ना। जो आपका बिब्लियोग्राफर होता है, जो बिब्लियो होता है इसका मीनिंग होता है आपका बुक्स, और जो ग्राफर होता है इसका मीनिंग होता है राइटर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो, अब आपको चल गया पता, बुक्स राइटर यानी जो किताबों को लिखता है, किताबों को लिखने वाला व्यक्ति तो होता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफर, ठीक है ना, बिब्लियोग्राफर। अगर यहाँ पे एक बात समझो, जो कि बिब्लियोग्राफर, और मैं यहाँ पर बिब्लियोग्राफर ना लिख करके मैं लिख दूँ यहाँ पर बिब्लियोफाइल, तो उसकी मीनिंग देखो क्या हुआ। तो बिब्लियो का मीनिंग है आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था अभी, क्या होता है बुक्स, और फाइल का जो मीनिंग होता है ना, उसको बोलते हैं लव। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बुक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, ठीक है ना, बुक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति ही कहलाता है बिब्लियोफाइल। अच्छा, यहाँ पर जो आपके रूट वर्ड होते हैं ना, ये क्या, चलो एक मैंने आपको यहाँ पर बताया था बिब्लियोग्राफर, ये होता है पुस्तक बनाने वाला, बिब्लियोफाइल पुस्तक से लव करने वाला, जो पुस्तक प्रेमी होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ पर मैं फाइल हटा करके लिख दूँ यहाँ पर फोबिया, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख दूँ फोबिया। तो फोबिया का मीनिंग क्या होता है, देखो फोबिया का मीनिंग होता है फियर, क्या होता है फियर, फोबिया का मीनिंग क्या होता है फियर। तो बिब्लियोफोबिया का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से बहुत ज़्यादा डरता हो, उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। चलो अब ये भी इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, देखो लेक्सिको मतलब यहाँ पर समझाता हूँ मैं इसको, इसका भी मतलब कहीं ना कहीं रूट से ही होता है।
ग्राफर। तो जो लेक्सिको मतलब होता है, इसको लेक्सिको का जो मतलब होता है उसको बोलते हैं डिक्शनरी, ठीक है ना, डिक्शनरी। और ग्राफर होता है, मैंने आपको बताया था अभी, क्या होता है, राइटर। तो बिब्लियो जो लेक्सिकोग्राफर होता है, ये होता है डिक्शनरी बनाने वाला, ठीक है ना, डिक्शनरी का राइटर, ठीक है। जो डिक्शनरी बनाता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? तो ऑटोबायोग्राफी मैं इसको यहाँ ही समझाता हूँ, इसको भी थोड़ा ज़रा समझने की कोशिश करना। देखो ऑटो क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है ना, सेल्फ। बायोग्राफी क्या होता है, जीवन के बारे में, मतलब जीवनी कहते हैं ना हिंदी में इसको, बायोग्राफी को बोलते हैं जीवनी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी जीवनी खुद लिखता हो, ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जीवनी खुद लिखता हो उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी हो गया। पहले का आंसर क्या था, एपियरी, जिसको बोलते हैं मधुमक्खीशाला। एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला। मिंट का मतलब टकसाल। क्यूरेटर का मतलब होता है परीक्षक, यानी इसको बोलते हैं निरीक्षक भी बोल सकते हैं इसको। सेकंड वाला क्या था, ए का मतलब था कैनिबल, जिसको बोलते हैं नरभक्षी। सेकंड का मतलब था बिब्लियोग्राफर, पुस्तक को लिखने वाला, ठीक है। सी ऑप्शन है यहाँ पर लेक्सिकोग्राफर, यानी जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है, बनाता है, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ऑटोबायोग्राफी मैंने बता दिया आपको, जो अपनी सेल्फ यानी अपनी जीवनी खुद लिखता है। अब आता है, देखो ये आ गया इसका, ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक ऐसी जगह जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने बेल। तो बेल का मतलब क्या होता है? चलो बताइए ज़रा, बेल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए ज़रा, क्या होता है? गठरी, ठीक है ना, इसे बोलते हैं गठरी। तो मैंने इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, एक ऐसी जगह जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है। देखो एक्वा का मतलब, एक्वा जो होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर। क्या होता है? एक्वा का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है वाटर, यानी इसको बोलते हैं पानी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना सभी को। फोबिया मैंने आपको बताया था अभी, फोबिया का मतलब जो होता है उसको बोलते हैं फियर, यानी ऐसा व्यक्ति जो पानी से डरता हो उसको बोलते हैं एक्वाफोबिया। हमें यहाँ पर मीनिंग चाहिए जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। ये अगला मतलब देखो फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुक, ठीक है ना, जो चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, जो आसानी से इजीली ब्रेकेबल हो जाती हैं, तो इसको कह सकते हैं ब्रेकेबल थिंग्स, ठीक है। फ्रेजाइल का मतलब होता है, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? जो इजीली टूट जाएँ, इजीली ब्रेकेबल। तो मतलब ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। अगला है एक्वेरियम, ठीक है ना। तो एक्वेरियम में आपने देखा होगा घरों में या अस्पताल वगैरह में जहाँ पर आप जाते हो, ठीक है ना, आपने देखा होगा जो मतलब बड़े घर होते हैं और जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो गेट की मेन एंट्री होती है उसके सामने रखा होता है एक्वेरियम, जिसमें मछलियाँ वगैरह रहती हैं छोटी छोटी। आई होप आपने देखा होगा, उसी को क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। एक्वेरियम में कैसी जगह होती है जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है। गॉट इट? 3 के 3 मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिए हैं, सिंपल तरीके से। किसी को भी कॉपी करना है तो कॉपी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद चलो आगे बताता हूँ कुछ। अब देखिए जरा दोस्तों, आपके सामने एसआई से 2 क्वेश्चन है। और एसआई का मतलब बहुत समझ जाना, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का मतलब होता है यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ 2 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस, इस वाले प्रैक्टिस सेट के। इसके बाद मैं आपको कल 4th प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या रहा है, यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। जो भी आपका अंडरलाइन पार्ट है ना, इसमें आपको ये बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा बेस्ट सुटेबल मीनिंग किस ऑप्शन का आ रहा है। अगर ये ऑलरेडी ठीक है तो यहाँ पर नन का आंसर आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ ए बी सी, हाँ इन ए बी सी में से आपको जो भी आंसर बेस्ट लग रहा है वो इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको इसमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपकी ग्रामर की। अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल बेसिक से ठीक है, अगर ना आपने पढ़ रखी है, ग्रामर पढ़ रखी है आपने, तो इसका आंसर आप इजीली कर पाओगे। बताओ कि इसमें इतना टफ क्या है। देखो बात चल रही है यहाँ पर एनी ऑफ द बॉय, लड़कों में से कुछ की बात चल रही है। तो जब लड़कों में से कुछ की बात चल रही है तो यहाँ पर तो बात है यहाँ पर है सिर्फ सिंगुलर, ठीक है ना। यहाँ पर तो सिर्फ सिंगुलर ही है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है सिर्फ सिंगुलर। मार्कर चेंज करता हूँ, यहाँ पर है सिंगुलर। तो आप सिंगुलर में से जब आप ये है प्रीपोजिशन आपकी, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का इसका ऑब्जेक्ट है।
जब आप समझना मेरी बात को, जब आप लड़कों में से सिलेक्शन करोगे, अच्छा सिलेक्शन कब होता है, सिलेक्शन आप कब कर सकते हो ये बताओ मुझे। देखो सिलेक्शन आप तब कर सकते हो जब मान लो दो या दो से ज़्यादा में से किसी भी एक को चुनने की बात हो रही हो। सिलेक्शन एक में से एक का सिलेक्शन तो कभी नहीं होता, सिलेक्शन उनमें से होता, मान लो पूरी क्लास में 20 बच्चे हैं, उन 20 में से आप कितने का सिलेक्शन कर पा रहे हो, 2 का 3 का कितने का भी सिलेक्शन कर लो, लेकिन सिलेक्शन हमेशा एक में से नहीं हो सकता, सिलेक्शन ज़्यादा में से ही होगा। जब सिलेक्शन ज़्यादा में से होगा तो हमें यहाँ चल गया पता कि यहाँ पर बॉय तो नहीं आने वाला, इसका मतलब नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन पहला कट हो गया, नन, यानी कोई ना कोई तो मिस्टेक इसमें है। हमें चल गया पता कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रीपोजिशन ऑफ जो होता है ये दिखाता है सिलेक्शन को दिखाता है, सिलेक्शन को दिखाता है। तो सिलेक्शन कब होता है, सिलेक्शन जब होता है जब यहाँ पर प्लूरल हो, ठीक है ना, या बॉय है यहाँ पर सिंगुलर, तो सिंगुलर का मतलब है एक, यानी लड़के एक में से किसी का सिलेक्शन नहीं होना। सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन होगा ज़्यादा में से, मेरी बात को ध्यान से समझना, सिलेक्शन एक में से एक का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है किसी भी ज़्यादा में से। तो यहाँ पर हमेशा देख लेना सिंगुलर नहीं क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लूरल। तो हम समझ गए नन तो नहीं आने वाला, यानी कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो सी ऑप्शन देखते हैं पहले, ये है ऑल द बॉय। अच्छा ऑल द बॉय क्या है, देखो सभी लड़कों की बात चलेगी तो ऑल के बाद में हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी कट, यहाँ पर क्या दे रखा है सिंगुलर, यहाँ पर बॉय नहीं क्या आता, बॉयज़। ऑल द बॉयज़ होता तो एक बार भी आंसर यहाँ पर आंसर हो सकता था, इसका मतलब ऑप्शन सी भी कट, ऑप्शन 2 कट हो गए। तो कितने सिंपल बचा। अब बात करते हैं पहले और दूसरे में से। अच्छा अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रीपोजिशन होती है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन के बाद में जब भी आप प्लूरल नाउन लिखते हो और उसमें से आप सिलेक्शन की बात करते हो, ठीक है ना, जब आप ऑफ प्रीपोजिशन के बाद में उसको ऑब्जेक्ट लिखते हो, उस ऑब्जेक्ट में से किसी का भी सिलेक्शन की बात करते हो, तो जब सिलेक्शन की बात कर लोगे तो यहाँ पर आएगा आर्टिकल द। आर्टिकल द क्यों आता है, जब आप सिलेक्शन करोगे बच्चों में से तो यहाँ पर बच्चे हो जाएंगे वो डेफिनिट। जब आप किसी भी मतलब किसी ग्रुप से किसी क्लास में से किन्हीं बच्चों का सिलेक्शन करोगे तो क्या हो जाएंगे वो पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए हमेशा आर्टिकल द आता है। गॉट इट, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाने के लिए आर्टिकल द आता है। जब आप सिलेक्शन करोगे तो यहाँ पर मिसिंग है आर्टिकल द, इसका मतलब ऑप्शन ए भी कट, बचा ऑप्शन सी, बी, सेकंड ऑप्शन बचा बी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट, यानी एनी ऑफ द बॉय की जगह क्या आएगा, सम ऑफ द बॉयज़। अब देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने बात के लेती है अपना ऑब्जेक्ट, ये रहा जो क्या है प्लूरल, और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। यहाँ को भैया आपको बात पता होनी चाहिए। जब आप सिलेक्शन कर लोगे ना, कुछ यानी बहुत सारे लड़कों में से कुछ का सिलेक्शन कर लोगे तो ये हो जाएंगे आपके डेफिनिट, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पर्टिकुलर। जब पर्टिकुलर हो जाएंगे तो आर्टिकल द आ जाएगा यहाँ पर, इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको थोड़ी करने की कोशिश करो, ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है ना। इसका मतलब क्या, देखो ये है यहाँ पर ही वेव्स मी टू हूएवर ही सीज मी एट द विंडो। इसका मतलब क्या, देखो ही वेव्स मी, वेव का मतलब होता है हाई करना, ठीक है ना, बाय करना। ही वेव्स टू मी, वह मुझको बाय करता है, अरे कब करता है, ही सीज, वह देखता है मुझको एट द विंडो से, नहीं जब कभी मुझको वो विंडो से देखता है तो मुझको हाई करता है। तो इसका मतलब देखो हूएवर का मतलब क्या होता है, हूएवर का मतलब कोई भी, तो इलॉजिकल सेंस है, हमें यहाँ सेंस चाहिए जब कभी मुझको वो देखता है तो, जब कभी मुझको वह विंडो से देखता है तो मुझको हाई करता है। तो अच्छा जब कभी, तो व्हेनेवर का मतलब क्या होता है, राइट आंसर हो गया ना। अगर आपको वर्ड की नॉलेज है, व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी, इसका कोई सेंस नहीं है, व्हाट एवर जो कुछ भी, व्हेनेवर मतलब जब कोई, तो उसका मतलब आता है वेयर एवर, सॉरी यहाँ पर वेयर एवर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, व्हेनेवर आएगा। व्हेनेवर का मतलब होता है जब कभी, क्या है, जब कभी, जब कभी मुझको वह विंडो से देखता है तो मुझको वो बाय करता है, ठीक है ना, समझिए ना इसका मतलब। इसका मतलब है ही वेव्स टू मी, वह मुझको बाय, वेव मतलब मेरी तरफ को हाथ हिलाता है जब वह मुझको विंडो से देखता है। तो जब वह, तो जब कब, वह का मतलब हिंदी में क्या होता है, जब कभी भी, तो जब कभी को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेनेवर। जब कभी मुझको वह विंडो से देखता है तो मुझको वह हाई करता है। 2 ऑप्शन हो गए। मैंने प्रैक्टिस सेट आपको 3 करा दिए हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है,
वो भी आपने शायद देख ही लिया होगा। ये पार्ट नंबर 2 था। अब मैं आपको कल कराऊंगा पार्ट नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, ठीक है ना। ठीक है, बाय।